हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7th की हम एनसीईआरटी कर रहे थे। हमारी सोशल स्टडीज़ की बुक चल रही थी जिसमें हमने अपना पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर को हमने चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी एक मैप के द्वारा जो अल-इदरीसी के द्वारा बनाया हुआ था। उसके बाद चैप्टर मैप जो हमने देखा था, ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने एक मैप बनाया था इंडिया का, जो आज हमारे इंडिया जैसा दिख रहा है। हमने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज देखी थी कि हिंदुस्तान को कैसे डिफाइन करा गया था। मिनाज सिराज ने, बाबर ने कैसे डिफाइन करा था हिंदुस्तान को। हमने फॉरनर टर्म जो है जिसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करते थे पुराने टाइम में और आज हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इस फॉरनर टर्म को, ये हमने स्टडी करा था। हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में हमने जाना था कि हिस्टोरियंस के पास हिस्ट्री लिखने के लिए कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल थे। ठीक है, इसमें हमने मैप का एक कंपैरिजन देखा था 13th सेंचुरी में, मिडिल 13th सेंचुरी में, और उसके एक सेंचुरी बाद हमने उसको कंपैरिजन करा था। हमने साथ ही साथ जो है वो एक मिनिएचर पेंटिंग के बारे में भी बात करी थी जिसमें एक बुजुर्ग है, दिख रहे हैं आपको इमेज में, जो कि एक मिनिएचर की कॉपी बना रहे हैं। ये हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। इसके बाद हमने नए और सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में भी हमने बात करी थी जिसमें राजपूत जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे 700 से लेकर 1750 के टाइम पीरियड में। और उसके बाद आगे हमने जो था रीजन्स और एम्पायर्स के बारे में भी डिस्कस कर रखा था जिसमें गयासुद्दीन बलबन के बारे में हमने जिक्र किया था कि उसका कितना बड़ा वास्ट एम्पायर था, जो कि काफ़ी बड़बोलेपन में डिफाइन करा गया था कि उसका इतना बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद अब हमें बात करनी है लैंग्वेज और रीजन के बारे में। हम चलिए शुरू करते हैं अपने लैंग्वेज और रीजन के बारे में। अब लैंग्वेज एंड रीजन की बात कर रहे हैं। देखिए, सब कॉन्टिनेंट में रूल तो किया राजा रजवा, मतलब राजाओं ने, शासकों ने, जो एम्पायर फैला वो कुछ हद तक फैला तो ज़रूर था, लेकिन ये मतलब नहीं है, फैलने का मतलब ये है कि जब फैला है राजा जो है वो रूल कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में और उसका एक्सपेंशन होता चला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जिस जगह को भी वो एक्वायर कर रहा है तो वहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंसेस तो होंगे, कुछ ना कुछ। वहाँ पे भाषा का डिफरेंस है, वहाँ पे रीजन, उसकी ज्योग्राफिकल रीजन का भी आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जिस चीज़ को डिफाइन करा जा रहा है यहाँ पे 1318 में अमीर खुसरो के पोएट, जिनकी आइडियोलॉजी, जिनकी थिंकिंग हिंदुस्तान को लेकर बाबर के मुताबिक ही थी, जो बता रहे थे कि ज्योग्राफी और फौना के हिसाब से ही जो है वो उन्होंने इंडिया को आइडेंटिफाई करा और वहाँ के इनहैबिटेंट, यानी जो सब कॉन्टिनेंट के जो इनहैबिटेंट हैं उनके कल्चर को आइडेंटिफाई करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदुस्तान को ही वो हिंदुस्तान मानते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो जबकि मिनहाज सिराज क्या कह रहे थे कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, जो गंगा और यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है वो मिला के आपका हिंदुस्तान कहलाता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो उसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं 1318 में। वही कह रहे हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज हर एक रीजन में बोली जाती थी, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देवर समुद्री जो कि सदर्न कर्नाटक में बोली जाती है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में है, गुजरारी गुजरात में, मबारी यानी कि मबारी वो आपका तमिलनाडु का मदुरई कहलाता है, गौरी बंगाल में, जिसमें अभी अपने बात करी थी कि गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड का हमने डिस्कस करा था, वहाँ से उसकी थी, और अवधी जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में थी, हिंदावी जो थी वो एरिया अराउंड दिल्ली के आसपास है। हिंदावी बेसिकली हिंदी वाली लैंग्वेज को ही यहाँ पर रेफर कर रहे हैं कि दिल्ली के आसपास के अराउंड में रीजन में स्टेट्स थे, जैसे कि यूपी में हो गया आपका, ये मध्य प्रदेश का रीजन हो गया, दिल्ली के कुछ क्षेत्र के आसपास के इलाके हो गए, वहाँ पे हिंदी का प्रचलन था, वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो ये उस लैंग्वेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वर संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। अब यहाँ पर विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, हाँ, तो अमीर खुसरो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं लैंग्वेज के ही कंट्रास्ट में। वही कह रहे हैं कि संस्कृत जो थी वो बिलोंग नहीं करती थी किसी भी रीजन में, किसी भी रीजन में बिलोंग नहीं करती थी संस्कृत। हालांकि वो जो है वो बहुत पुरानी लैंग्वेज थी, बहुत पुरानी लैंग्वेज थी। देखिए, मुगल, ये जो टाइम पीरियड है 1318 का टाइम पीरियड यहाँ पर अलग है, अमीर खुसरो जो बता रहे हैं, और संस्कृत जो थी वो काफ़ी पुरानी थी। हमने पीछे पढ़ा था, हमने जब हमने क्लास 6 में हमने क्या नाम है, महात्मा बुद्ध के बारे में और जैनिज्म के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ये बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले थे जो उसमें संस्कृत में लिखे हुए थे। तो संस्कृत एक बहुत पुरानी लैंग्वेज थी और उसमें सिर्फ गिने चुने लोग ही जो थे वो उसको बोलते थे, और ख़ासतौर पे ब्राह्मण्स, जो पंडित वगैरह थे, जिसमें हमने पीछे पढ़ा था कि जो ये यज्ञ हुआ करते थे, जो अश्वमेध सेक्रीफाइसेस, हॉर्स सेक्रीफाइसेस जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें रिचुअल्स हुआ करते थे टेरिटरी को कॉन्कर करने के बाद। तो ये उसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही थे जो संस्कृत को पढ़ा करते थे और उन्हीं को अलाउ था। ठीक है, अब यहाँ पर यह
सवाल आता है इसी को लेके कि कौन कौन सी लैंग्वेज अमीर खुसरो ने जो है वो बताई हैं, और इसके अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज भी जानते हैं जो चेंज हुई हैं ओवर द टाइम, इसके बारे में आप डिस्कस करिए। आगे जो बात यहाँ पे कही जा रही है, मैनी आगे जो बात यहाँ पर कही गई है, तो ये आपको सवाल जवाब देना है। इसके बाद आगे करें कि मैनी रीजन्स बाय 700 many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। यानी कि बाय 700 तक जो है वो कई सारे रीजन्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो अपने जोग्राफिकल डायमेंशंस जो है वो पजेस कर चुके थे, अपनी अपनी लैंग्वेजेस के, उनके अपने कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिसके बारे में हम चैप्टर 7 में आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। They were also associated with specific ruling dynasties। अलग अलग स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज से जो है वो एसोसिएट करेंगे, जो भी हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जितने भी जोग्राफिकल डायमेंशंस और उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज, जिनके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनकी अपनी स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी थी। और देयर वर कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। जाहिर सी बात है भाई, अपने रीजन को एक्सपेंड करने के लिए कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ज़रूर होते हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट भी रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे ज्योग्राफिकल डायमेंशन बढ़ रहा था तो कन्फ्लिक्ट ही ज़रूर बढ़ेंगे। ओकेजनली जो डायनेस्टीज थी, जैसे कि चोलास थी, खिलजी थी, तुगलक, मुगल्स, ये वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। तो इसमें ये डायनेस्टी जो प्रिवेल करें, चोला डायनेस्टी, खिलजी है, तुगलक है, मुगल डायनेस्टीज हैं, तो ये अपना एम्पायर बिल्ड तो कर रही थी अपने ही रीजन, पैन रीजन में, यानी अपना पूरा एक रीजन जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश में लगी रहती थी। सारे एम्पायर्स, नॉट ऑल दीज एम्पायर्स, वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, यानी सारे ही एम्पायर जो हैं वो इक्वली तरीके से स्टेबल या सक्सेसफुल नहीं रहे। किसी का टाइम पीरियड, यानी किसी का शासनकाल जो है वो 80 साल चला, किसी का 100 साल चलता है, किसी का 40 साल चलता है, किसी का कुछ और ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए चलता है, तो वो कोई जो है वो सक्सेस रेट, मतलब एक तरीके से सक्सेसफुल जो है वो सब बराबरी नहीं है, ऊपर नीचे हैं कहीं ना कहीं किसी तरह से। उसके बाद कहते हैं कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था 18th सेंचुरी में, तो उसकी वजह से जो है वो री एमर्जेंस होने लगा ऑफ द रीजनल स्टेट का। जाहिर सी बात है, चैप्टर 8 में हम इसको आगे थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी बात समझ में इसका कहने का मतलब यानी यहाँ पर ये है कि जब मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, तो जो भी उससे जुड़े हुए जो भी रीजनल स्टेट्स थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया कि भाई हम अब आज़ाद हैं, हम मुगल का कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर, अब हम आज़ाद हैं। तो ये उनका एक सब करते हैं भाई। पीछे हमने पढ़ा था कि जहां पर भी रूलर वीक पड़ता था, वहां पर उस रीजन के जो अपने अपने राजा हुआ करते थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर ही लिया करते थे। तो ये वही बात है। बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर्ड द कैरेक्टर्स ऑफ द रीजन। यानी जब ये ईयर्स ऑफ इंपीरियल आ गया, क्योंकि मुगल एम्पायर के बाद में कौन सा एम्पायर आ गया? ब्रिटिश एम्पायर आ गया, यानी ब्रिटिशर्स आ गए हमारे कंट्रीज में, फ्रेंच आ गए, डच आ गए, ब्रिटेन के लोग आ गए। तो इस तरह ये लोग आ गए, और इनकी वजह से हमारे इंडिया में जो है वो एक इंपीरियल आ गया। इंपीरियल का मतलब एक कॉलोनाइजेशन उन्होंने कर लिया, एक्सपेंशन होने लगा इंपीरियलिज्म का। तो ये उनका अपना पेन कंट्रोल, जो पेन रीजन था पूरा और रूल करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर में जो रूलिंग चल रही थी वो इंपीरियल रूल वो अलग था, तो उसकी वजह से रीजन थोड़ा से रीजन्स में चेंजेस आने लगे, ऑल्टरेशन हो गया रीजन्स में। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of big and small states that had ruled over them। यानी कि जब ये इंपीरियल ईयर्स शुरू हुए, तो इंपीरियल ईयर्स में जब ब्रिटिश का एक कंट्रोल होने लगा इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, तो हुआ क्या, जो रीजन्स थे जहां पर ये बड़े बड़े राजाओं की जो लीगेसीज थी, लीगेसीज कहने का मतलब उनकी जो संपत्तियां थी, उनकी जो सारी धन दौलत थी, जो भी सारी वेल्थ थी जो उन्होंने बनाई थी इतने टाइम पीरियड में, चाहे वो बड़ा हो राज स्टेट का रूलर हो, चाहे वो छोटे स्टेट का रूलर हो, वो सब लीगेसीज जो थी वो बिल्कुल छूटी की छूटी रह गई। अब वो सारे कंट्रोल में आ गई किसके? ब्रिटिशर्स के। This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of the governance, the management of the economy, elite culture and language। तो जो ये इमरजेंस हुआ, मैंने डिस्टिंक्ट यानी कि जो शेयर्ड ट्रेडिशंस आए, अलग अलग विभिन्न तरीके के जो शेयर्ड ट्रेडिशंस आए, उसका इमरजेंस हमें सामने देखने को मिलता है। गवर्नेंस के कंट्रोल में जो रियान था, गवर्नमेंट का जो रियान था, उसमें हमें देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी को मैनेजमेंट करने में हमें दिख रहा है। उसके बाद साथ साथ जो वहाँ की जो एलीट कल्चर, संस्कृति थी और जो भाषाएं थी, हमें उनमें भी वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं।
ठीक है। तो थ्रू द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 से लेके 1750 के टाइम पीरियड में द कैरेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। जो तो अलग अलग रीजन्स थे ना वो आइसोलेशन में रहे क्योंकि उनके ऊपर इंपीरियल कंट्रोल हो गया और वो इनके कंट्रोल में आ गए। तो उसके बाद जो तो कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन में नहीं रहा, यानी कि तन्हाई में इसका मामला नहीं रहा। These regions felt the impact of large pan regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness। मतलब ये रीजन्स जो थे उनका उनको इम्पैक्ट महसूस हो रहा था। जो पेन रीजनल फोर्सेस का जो एक इम्पैक्ट था वो ये फील कर रहे थे कि वो इंटीग्रेशन हो रहा है उनका, कि वो अपने डिस्टिंक्टिवनेस को जो है वो लूज नहीं कर सकते। तो इसलिए वो उनको एक अलग से फीलिंग नजर आ रही थी कि उनके ऊपर किसी चीज का एक कंट्रोल है, पेन रीजनल फोर्सेस का एक उनका इम्पैक्ट नजर आ रहा था उन्हें। आगे ये कह रहे हैं कि ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सोसाइटी तो डाइवर्स थी, अलग अलग थी, तो हर तरह के लोग देखने को मिले। कुछ पुराने और नए रिलीजन भी सामने नजर आए, उनको भी हम देख लेते हैं कि 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। रिलीजियस ट्रेडिशंस में भी जो है वो काफी हद तक डेवलपमेंट देखने को मिलता है इन 1000 ईयर्स की हिस्ट्री में। पीपल्स बिलीव इन डिवाइन वर्स समटाइम डीपली पर्सनल, यानी लोगों का जो बिलीव था, जो डिवाइन थी, जो भक्ति थी, वो बहुत ही ज्यादा पर्सनल थी, डीपली पर्सनल थी। बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव, लेकिन ज्यादातर जो है वो कलेक्टिव थी। बहुत से लोग थे जो कलेक्टिवली पार्टिसिपेट इसमें करा करते थे। कलेक्टिव बिलीव इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन वॉज ऑफ्टन क्लोजली कनेक्टेड विद सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज। यानी कि कलेक्टिव जो बिलीफ हुआ करता था वो सुपर नेचुरल एजेंसी यानी कि रिलीजन धर्म में वो क्लोजली कनेक्ट था सोसाइटी के साथ, और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल कम्युनिटीज का जो पूरा एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था, जो सोसाइटी थी, उससे बहुत ही जो है वो एक तरीके से कनेक्टेड थी। एज द सोशल वर्ड ऑफ दीज ग्रुप ऑल्टर्ड सो डिड देयर बिलीफ, यानी जैसे जैसे सोशल वर्ड जो है वो ग्रुप मतलब सोसाइटी जिस तरीके से ऑल्टर हुई, लोगों के बिलीफ भी कुछ हद तक जो है वो ऑल्टर होने लगे हैं। कुछ लोगों की मान्यताओं में, कुछ सोच में थोड़े से चेंजेस देखने को मिल गए जैसे जैसे कम्युनिटीज सोशल वर्ड जो हुआ वो ऑल्टर हुआ। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं हिंदुइज्म में टुडे, जिसको आज हिंदूज कहते हैं, उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डीटीज, यानी कि नए देवताओं की पूजा होने लगी। कंस्ट्रक्शन हुआ टेम्पल्स का बाय रॉयल्टी के जरिए से। एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण्स को इंपॉर्टेंस मिली, प्रीस्ट को इंपॉर्टेंस मिली, क्योंकि वो एक डोमिनेंट ग्रुप की सोसाइटी में जो डोमिनेंट ग्रुप हैं उसके एक इंपॉर्टेंट वो मेंबर बन गए। तो इनको भी जो है एक इंपॉर्टेंस मिलने लगी। जब मंदिर बनने लगे लोग जो है वो ब्राह्मण्स को भी, क्योंकि मंदिर में ब्राह्मण्स ही तो होंगे जो रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, जो पूजा पाठ करेंगे, हवन वगैरह करेंगे, तो उनको इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो उनको इंपॉर्टेंस मिलने लगी। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in the society। ब्राह्मण्स को नॉलेज थी किसकी? संस्कृत की, तो उसकी वजह से उनको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलने लगी। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige। यानी कि ब्राह्मण्स की डोमिनेशन यानी कि ब्राह्मण्स की जो पोजीशन थी ये और मजबूत हो रही थी, क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा था पैट्रन से। यानी कि कुछ नए रूलर्स बन रहे थे धीरे धीरे, अपने आप को प्रेस्टेज करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ नए रूलर्स मिल रहे थे, उनको सपोर्ट मिल रहा था। वो पैटर्न्स उनको सपोर्ट कर रहे थे ब्राह्मण्स को। तो ब्राह्मण्स वैसे भी पंडित थे, और वो ब्राह्मण्स मतलब वैसे भी उनको पास संस्कृत की नॉलेज थी, उनको रेस्पेक्ट मिल रही थी। और साथ ही साथ जो नए रूलर्स धीरे धीरे बन रहे थे, जो एक्सपेंशन कर रहे थे, अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, वो भी जो है वो इनको सपोर्ट करने लग गए थे। एक मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज One of the major development of this period was the emergence of the idea of the भक्ति। भक्ति के आइडिया की यहाँ पर बात करी गई है कि इमरजेंस हुआ था एक आइडिया ऑफ भक्ति का, ऑफ लविंग पर्सनल डीटी दैट डिवोट्स कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलैबोरेट रिचुअल्स। एक मेजर डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में, वो था आइडिया ऑफ भक्ति का, ऑफ अ लविंग पर्सनल डीटी, यानी कि जिससे आप जिस भी देवता से आप जो है वो
लगाव रखते हैं, या उससे आप अपना एक तरीके से कहेंगे ना, उस चीज़ को, उस देवता को आप उसकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, पर्सनल उसे मानते हैं। द डिवोटीज कुड रीड विदाउट द एड ऑफ द प्रीस्ट एंड इलैबोरेट रिचुअल्स, कि वो जो है वो भक्ति का मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि आप किसी की भक्ति को कर रहे हैं, उसमें आपका कोई सपोर्ट नहीं है, आपके खुद के अपने एक रिचुअल्स है, बिलीफ है, उसको मानने का तरीका है आपका, ठीक है, भक्ति है, उसमें प्रीस्ट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, या हम बड़े बड़े जो ये संपन्न यज्ञ कराते हैं बड़े बड़े, उसका कोई रोल नहीं है, भक्ति है हमारी, हम उसे दिल से मानते हैं, ये चीज़ को उसको बताई गई। यू विल लर्न, इसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। सिर्फ एक ब्रीफ बात कही गई है कि भक्ति का आइडिया निकल कर आया, जिसमें ये कहा गया था कि हम अपने प्यारे देवी देवताओं को जो है हम रीच करते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं बिना किसी प्रीस्ट के या फिर बिना किसी एलैबोरेट रिचुअल्स के, कि हम उसमें पूजा पाठ नहीं करते, हमारी ये मानना है, हम दिल से उसे मानते हैं, हम उसकी चाहे भक्ति करें या हम उसके सामने ये अगरबत्तियाँ सुलगाएं या हम उसके सामने जो है वो मत्था टेकें, हम इन रिचुअल्स को बिलीव नहीं करते हैं, हमारी भक्ति है, हम अंदर से उस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है पैटर्न, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि सपोर्टर्स थे, एक वेल्दी इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल्स होते थे जो सपोर्ट करते थे दूसरे पर्सन को, एन आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, लर्न मैन और नोबल को जो है वो एक तरीके से सपोर्ट करते थे, ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके बाद कह रहे हैं कि दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, में बहुत से रिलीजन्स देखने को मिलते थे। मर्चेंट एंड माइग्रेंट फर्स्ट बॉट द टेक्निक्स ऑफ द होली कुरान इनटू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। मर्चेंट और जो माइग्रेंट जो बाहर से आ रहे थे लोग, फर्स्ट बॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में ही कहा जाए तो बहुत से जो मर्चेंट और जो माइग्रेंट्स आ रहे थे वो अपनी टीचिंग्स लेकर आ रहे थे, किसकी, कुरान की टीचिंग्स लेकर आ रहे थे इंडिया में 7th सेंचुरी में। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड अल्लाह whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। अब यहाँ पर टीचिंग्स में ये बताया गया है कि मुस्लिम्स जो थे उनकी होली बुक्स होती है, हर एक मजहब की, हर एक धर्म की जो है वो अपनी एक धार्मिक किताब है। मुस्लिम्स की जो है वो कुरान एक किताब है, होली बुक है, और जिसमें ये एक्सेप्ट करा गया है कि सोवरेनिटी है वन गॉड की, सिर्फ एक ही गॉड है जिसका नाम है अल्लाह, जिसका लव, जिसकी मर्सी और बाउंटी जो है वो सब पर है, जो उसको बिलीव करते हैं, जो भी अल्लाह मानते हैं उन सब के ऊपर उस अल्लाह की मेहरबानी है, उसका प्यार मोहब्बत है, और विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड की इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस सोसाइटी के लोग मानेंगे अल्लाह को या इस सोसाइटी के लोग मानेंगे, कोई ऐसा सोशल बैकग्राउंड नहीं। जो भी अल्लाह को मानता है, जो भी अल्लाह को बिलीव करता है कि वो है, मौजूद है, वही सिर्फ एक गॉड है, उसको अगर बिलीव करता है तो वो उसकी ये सबकी मेहरबानी रहेगी, ये कंसेप्ट है अपना मुस्लिम्स में। मैनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्न्ड थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट। कई सारे रूलर्स जो थे वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम के सपोर्टर्स थे, उनको वो सपोर्ट करते थे, और उलेमा यानी कि जो एक लर्न थियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि उनकी अपनी एक थियोरी होती है, थियोलॉजी होती है, उसको वो समझाते हैं, और ज्यूरिस्ट होते हैं वो, एक तरीके से कहा जाए धर्मगुरु जिसे हम कह सकते हैं। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। एंड लाइक हिंदुइज्म की तरह भी जो है वो इस्लाम जो है वो इंटरप्रेट करता है वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स, उसके फॉलोअर्स की तरह से उसमें भी वैरायटी ऑफ वेज हैं, उसको इस्लाम इंटरप्रेट करता है जैसे हिंदुइज्म में होता है। मतलब हिंदुइज्म में जिस तरीके से थोड़ी सी वैरायटी है लोगों में, अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, वैसे ही मुस्लिम्स में है, जिसकी बात करे गए हैं कि इसमें शिया मुस्लिम्स होते हैं जो बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, शिया सेक्ट की बात कर रहे हैं तो शिया सेक्ट ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके जो दामाद हैं सन इन लॉ अली, वो लेजिटिमेट मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं, यानी कि पहले नंबर के लीडर हैं। शिया मुस्लिम्स इस चीज़ को मानते हैं, जबकि सुन्नी मुस्लिम जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफाज। यानी वो सुन्नी लीडर्स क्या, सुन्नी मुस्लिम्स क्या मानते हैं, सुन्नी मुस्लिम्स जो हैं वो ये मानते हैं कि अली से पहले भी कोई खलीफा रहे हैं, उनका ये मानना है। यानी जो अली को पहला खलीफा मानता है वो शिया है, और जो अली से पहले वाले खलीफाओं को मानता है वो सुन्नी है। ये एक सेक्ट है, ये डिवीजन है बेसिकली इसमें दिया हुआ। ठीक है, देयर वर अदर्स इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनफी एंड शाफी मेनली इन इंडिया
एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। बाकी कुछ और डिफरेंसेस भी हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं, वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ हैं, जिसमें हनफी हैं, शाफी हैं, मेनली इंडिया में ये प्रिवेल करते हैं, ये इनका अपने इंडिया में इन लोगों की ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस है। और इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस अपने अपने उनके अपने खुद के कुछ थियोलॉजी, उनकी एक मान्यताएं हैं, जो थ्योरी मानते हैं उस चीज़ को, और जिनके मिस्टिक ट्रेडिशंस हैं उनको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स को हम देख लेते हैं जल्दी से जल्द। वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है मुझे उम्मीद है, लेकिन जल्दी से जल्दी हम इसे कवर कर लेंगे क्योंकि आगे टॉपिक ज़्यादा बचा नहीं है। तो देख लेते हैं कि हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज द पासिंग ऑफ आवर्स, डेज एंड ईयर्स एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर। यानी कि हिस्टोरियंस जो हैं वो टाइम को घंटों, दिन और सालों में नहीं देखते कि जैसे जैसे क्लॉक या कैलेंडर जा रहा है। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव। टाइम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी में और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हुए हैं, एंड इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज, और उसी की वजह से इन सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के चेंजेस की वजह से ही जो है वो आइडियाज़ में और बिलीफ्स में भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उनमें भी चेंजेस आए हैं। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment periods that possesses shared characteristics। यानी जो टाइम की जो स्टडी है उसने बहुत सी चीज़ों को आसान बना दिया है, क्योंकि हमने पास्ट को जो है वो एक डिवाइड कर दिया है इनटू लार्ज सेगमेंट पीरियड्स में, हमने उसको डिवाइड कर दिया गया है सॉरी हमने उसे पीरियड्स में डिवाइड कर दिया जिसमें कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बनी हुई। जैसे हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें हिस्ट्री 3 तरीके से डिवाइड करी हुई है कि एंशिएंट है, मेडाइवल है एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को हमने ऐसे ही पीरियड्स में जो है वो डिवाइड कर दिया ताकि हम टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हिस्ट्री को समझना आसान हो जाए। इन दी मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडल में ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। ठीक है, यही सेंटेंस हमने पीछे पढ़ा था क्लास 6 की एनसीईआरटी जब हमने स्टार्ट कर रहे थे, तब हमने उसमें पढ़ा था कि जो टाइम पीरियड था वो 2 तरीके से डिवाइड करा हुआ था। ठीक है, एंशिएंट, मिडेवियल और मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पीरियड को डिवाइड करा गया था। लेकिन एक ब्रिटिश ने जो था वो इस हिस्ट्री को इंडिया की जो है वो 3 तरीके से डिवाइड करा था कि एक हिंदुइज्म की हिस्ट्री थी जिस टाइम पीरियड में हिंदू ज़्यादा एक्टिव थे, यानी हिंदुइज्म ज़्यादा एक्टिव था। फिर एक टाइम आया जिसमें जो है वो मुस्लिम्स एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स एक्टिव थे। इसका मतलब कहने का ये कि जिसमें मुगल एम्पायर आया उसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स थे। उससे पहले जो टाइम पीरियड आया था वो हिंदुइज्म का था, और अभी जिस टाइम पे ये है वो ब्रिटिश रूल हो गया था। यानी कि जो हमारा जब क्रांति हुआ, ब्रिटिश एम्पायर, इंपीरियलिज्म चालू हुआ, तो वो ब्रिटिश, तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड करा था। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश ने हिस्ट्री को इंडिया की डिवाइड करा धर्म के आधार पर, लेकिन हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो टाइम के हिसाब से है कि एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न के हिसाब से है। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ द रूलर्स वाज ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस। ये कह रहे हैं जो आइडिया था ना रिलीजन्स का, रूलर्स का, रिलीजन के आइडिया पर जो ये बेस करके इन्होंने बताया है कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड थी हिस्ट्री इंडिया की, वाज ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। ये एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज था, एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और इसमें कोई भी दूसरा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। इन द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर में कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कि हिंदू, मुस्लिम्स और ब्रिटिश का ही एक डेवलपमेंट उनको नजर आया। उन्होंने धर्म के हिसाब से डिवाइड कर दिया इंडिया की हिस्ट्री को। Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent। और ये बात ये भी है कि जो ये डिवीजन करा इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में, इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में जो रिच डाइवर्सिटी थी उसको भी इग्नोर कर दिया। जाहिर सी बात है जब धर्म की बात आती है तो वो कभी किसी तरीके की अच्छी बातों को नहीं देखता, वो हमेशा एक तरीके से नेगेटिव ही इम्पैक्ट दिखाने की बात करता है। जैसे कि अभी हिंदू मुस्लिम्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं अक्सर के दौर में, तो हम उस चीज़ में हम नहीं देखते, हम ऐसे एग्जाम्पल्स को नहीं देखते जहाँ पर एक दूसरे मज़हब का, दूसरे धर्म का इंसान जो है वो दूसरे रिलीजन को और मज़हब को, एक हिंदू मुस्लिम्स की मदद कर रहा है और मुस्लिम हिंदू की मदद कर रहा है। हम इस चीज़ को नहीं देखते, हम इस चीज़ के एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई हिंदू ने एक मुसलमान को मार दिया, या मुसलमान ने एक हिंदू पर अटैक कर दिया, उस पर हमला कर दिया, ये कर दिया, मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद तोड़ दी। हम इस चीज़ को नहीं देखते, हम एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव वाले, हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स को नहीं देखते। तो ये चीज़ ब्रिटिश में
ब्रिटिश टाइम पीरियड में ज़्यादा देखने को मिली थी। इसी वजह से उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया कि भाई हिंदू का टाइम पीरियड था, एक मुसलमानों का टाइम पीरियड आया, अब ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड है। हालांकि ये क्रिश्चियंस भी कह सकते थे धर्म के आधार पर, लेकिन उन्होंने अपने आप को ब्रिटिशर्स बताया, अपने आप को क्रिश्चियंस के तौर पर नहीं बताया एक तरीके से। तो ये डिफरेंसेस बताएं, एक तरीके से नेगेटिविटी का यहाँ पर आपको एक आइडिया दिया जा रहा है। फ्यू हिस्टोरियन फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। कई लोग हिस्टोरियंस आज भी इसको फॉलो करते हैं, वो मानते हैं कि भाई हिंदुइज्म का टाइम पीरियड था, मुस्लिम्स का था, एक ब्रिटिश का था। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट ऑफ द पास्ट। और बहुत से ज़्यादातर लोग भी जो है वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को भी जो है वो कैरेक्टराइज कर देंगे, वो भी एक मेजर एलिमेंट थे जो पास्ट में जो डिफरेंट मोमेंट हुए हैं उसमें जो है वो सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी जो है वो देखते हैं। Histories you read last year included a wide range of earlier society. Hunter-gatherer, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. हमने क्लास 6 की हिस्ट्री जब पढ़ी थी तो उसमें हमने इस हिस्ट्री को जो है वो हमने जो पढ़ा था उसमें हमने वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़ को देखा था। हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, यानी कि ये शिकारी और संग्राहक हुआ करते थे। अर्ली फार्मर्स हुआ करते थे जो अलग अलग टाउन्स और विलेजेस में रहा करते थे। अर्ली एम्पायर्स भी हमने देखने को मिले थे, हमें मगध और वज्जी एम्पायर को भी हमने डिस्कस करा था क्लास 6 में। हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडीइंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिडियल। इस हिस्ट्री को जो हम क्लास 7 की जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो हमें डिस्क्राइब करेगी मिडाइवल पीरियड को। ठीक है, क्लास 6 में जो हमने पढ़ी थी वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक था। अब हम क्लास 7 की जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो हमारी मिडाइवल हिस्ट्री को डिफाइन करेगी। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी, किस तरीके से स्प्रेड हुई हम इसमें पढ़ेंगे। किस तरीके से जो है वो राइज हुआ रीजनल और इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशंस का, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल की कॉस्ट पर किस तरीके से असर पड़ता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। जो डेवलपमेंट हुए हैं हिंदुइज्म में और इस्लाम में एज अ मेजर रिलीजन्स निकल कर आए हैं और इनका अराइवल हुआ है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का, इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करते चले जाएंगे धीरे धीरे। These 1000 years of Indian history witness a considerable change. इस 1000 साल की हिस्ट्री में इंडिया ने बहुत से considerable changes को जो है वो विटनेस किया है। The 16th and 18th century were quite different from the 8th and 11th century. यानी कि 16वीं और 18वीं शताब्दी जो है वो काफ़ी डिफरेंट है 8वीं और 11वीं शताब्दी के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो। डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड को अगर हम डिस्क्राइब करें कि एक हिस्टोरिकल यूनिट में इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम में अगर हम डिस्कस ना करें, मोर ओवर द मिडाइवल पीरियड जो है वो इज ऑफन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। यानी जो मिडाइवल पीरियड है वो थोड़ा सा कंट्रास्ट लेकर आता है मॉडर्न का, यानी उसमें कुछ झलक आपको मॉडर्न पीरियड की भी देखने को मिलेगी। मॉडर्निटी का मतलब होता है कैरीज इट विद अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। मॉडर्निटी का मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर कुछ मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, कुछ इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, नई नई नॉलेजेस मिलेगी, नया नया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस मॉडर्निटी की पीरियड की बात करना है। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट मिडाइवल पीरियड वाज लैकिंग ऑफ एनी चेंज व्हाटसोएवर, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। यानी कहने का मतलब ये है कि मिडाइवल पीरियड में कुछ चीज़ों में हमें कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन ये हमारा मुद्दे का टॉपिक नहीं है इस चीज़ में कि किस में कमी थी किस में क्या था। हर एक टाइम पीरियड जो है वो अपने आप में सफिशिएंट होता है। आने वाला अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है हमारा, जो आज का दौर चल रहा है 2024 का, ज़रूरी नहीं है ये 2024 में जैसा हमारा साल जा रहा है वो आने वाले 100 सालों में ऐसा रहे। नहीं, आने वाले 100 साल में हमारे और हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये कहना ठीक नहीं है कि हमें कोई भी जो है वो चेंजेस, लैक ऑफ चेंजेस है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। चेंजेस ज़रूर होंगे। आज जैसी चीज़ें हैं वैसी स्थितियाँ आने वाले टाइम पीरियड में नहीं होंगी। ज़ाहिर सी बात है चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ड्यूरिंग दीज 1000 ईयर्स द सोसाइटी जो सब कॉन्टिनेंट की थी वो ट्रांसफॉर्म्ड हुई, ज़्यादातर ट्रांसफॉर्म्ड हुई, और इकोनॉमी जो सेवरल रीजन्स में थी वो भी एक प्रॉस्पेरिटी के लेवल पर रीच करती हुई दिखती हैं, जिसमें जो है वो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, क्या पहले ऐसा था एंशिएंट वाला मॉडर्न, एंशिएंट के बाद हम मॉडर्न में उस मिडिवियल में आया, मिडिवियल से मॉडर्न में आया, तो ये चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं धीरे धीरे। और यही वजह थी कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हमारे इस मिडिवियल टाइम के बाद में मॉडर्न टाइम पीरियड उन्होंने बना दिया हमारा, जब वो हमारे यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए आए और उनका ट्रेडिंग करने के उद्देश्य से हमारे इस इंडिया पे उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। तो क्या ये मॉडर्निटी को आप कंसिडर करोगे एक तरीके से कि जिस तरीके से एट्रोसिटीज आप पढ़ोगे जब क्लास 6 की एनसीईआरटी, तब आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या ब्रिटिश करा करते थे इंडियंस के साथ, किस तरीके से उनको ट्रीट करा करते थे। इसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या वो वाकई में मॉडर्न बात थी
वो मॉडर्न तरीके से काम कर रहे थे, क्या उनके इंटेलेक्चुअल इतने ही बेहतर थे, वो आप आगे देखोगे। एज यू रीड दिस बुक, जैसे जैसे आप इस बुक को रीड करोगे, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंजेस इन हिस्टोरिकल प्रोग्रेस के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब भी आप कंपेयर करोगे कि आप क्या रीड कर रहे हो उस बुक में और आपने क्या रीड किया था क्लास 6 की एनसीईआरटीज में, उसको भी आप थोड़ा बहुत मुआयना करोगे, आप उसको कंपेयर करने की कोशिश करोगे क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था और वहां से कैसे कैसे डेवलपमेंट होता हुआ हम मिडिवल पीरियड में आए हैं। इस बुक में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। लुक आउट फॉर चेंजेस की आप बात करें, कंटिन्यूटीज की बात करें, जहां पर भी आप देख सकते हैं क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं, कंटिन्यूटीज किसी भी चीज में कोई फिक्स नहीं है। एंड लुक एट द वर्ड को आप देखें अराउंड यू, जो भी आपके आसपास दिख रहा है कि क्या वो चीजें हमेशा सेम रही हैं या वो चेंज हुई हैं। ये आप बखूबी देख सकते हो कि आज आप जैसी सिचुएशन में हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में आपकी वैसी सिचुएशन ना हो। जैसे ही आप एक तरीके से, जैसा कि हम फाइनेंशियल कंडीशन आज की है कि आज के पास बच्चों के पास, कुछ लोगों के पास अच्छी शिक्षा नहीं है, लेकिन वो आगे चलकर एक अच्छे ओहदों पे काम करेंगे। तो ये एक छोटे मोटे चेंजेस हैं, लेकिन आप जैसे जैसे पीछे आप जाओगे, आप पीछे अगर अपने आप में कंपैरिजन करोगे तो वहाँ के टाइम पीरियड में वो लोग सेटिस्फाई होंगे। अगर हम एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करें तो क्या वो सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग्स थी उनके पास कितनी पक्की ईंटें थी, जब मिली थी खुदाई करी थी, जब रेलवे लाइन पड़ रही थी तब खुदाई करी थी, तब वहाँ पे कैसे कैसे पक्की ईंटें मिली थी। जो पक्की ईंटें 3000 साल, 4000, 3500 साल तक आपको दिख रही हैं, क्या वो आज दिख जाएंगी आपको ये ईंटें जिनसे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं अपना। तो चेंजेस की बात कर रहे हैं तो चेंजेस अपने आप में हर जगह देखने को मिलते हैं। आज जो सिचुएशंस है, आगे वाली सिचुएशंस और बेहतर हो सकती हैं, उनमें भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ गलत भी देखने को मिलेगा। चैप्टर हमारा यहाँ पे हो गया एंड। ये रही आपकी कुछ एक्सरसाइजेज, इनको आप करिएगा, थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा आपको। ये कीवर्ड्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हाथ से लिखी हुई होती हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, हम वो वाली हो जाएंगी। जातियाँ, जिसके बारे में हमने जिक्र करा कि जातियों में डिफाइन कर दिया था, उनके सोशल बैकग्राउंड को देख के, उनके ऑक्यूपेशन को देख के जातियों में डिवाइड कर दिया गया था। रीजन्स थे अलग अलग, और पीरियडाइजेशन, जिस तरीके से टाइम चेंजेस हुआ, ये कीवर्ड थे। इसके अलावा यहाँ पर एक्सरसाइज दे रखी हैं, इनको अभी आप जरूर करिएगा। इन क्वेश्चंस के आंसर आप फाइंड आउट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चैप्टर हो गया हमारा एंड, वीडियो हो गया लेंथी, उसके लिए सॉरी, लेकिन टॉपिक को कंप्लीट करना जरूरी था और चैप्टर को कंप्लीट करना जरूरी था। चलिए मिलते हैं जल्दी पार्ट चैप्टर 2 के साथ अपने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस